और सबसे पहले बात अफगानिस्तान की करेंगे, जहां पर नई सरकार का गठन हो चुका है, नई तालिबानी सरकार, जिसकी अब पूरी तरीके से रूपरेखा सामने आ चुकी है। कल अंतरिम सरकार का ऐलान हुआ और आज तालिबान सरकार का पहला दिन है। तालिबान की सरकार की अगुवाई मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद करेगा। अखुंद के 2 डिप्टी भी होंगे। काबुल पर कब्जे के 23 दिन बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब तालिबान ने किसी तरह अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। जैसी अटकलें थीं, ऐलान उसी के मुताबिक हुआ। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शुरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है। अब तालिबान की पूरी कैबिनेट पर एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्टेनकज़ई, संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। तालिबान की नई सरकार का ऐलान ऐसे दिन में हुआ जब काबुल की सड़क पर महिलाओं ने विशाल प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की हैं। ये लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही साठगांठ के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे थे, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि तालिबानी सरकार पाकिस्तान के मशवरे के बाद बनाई गई है। महिलाओं के इस प्रदर्शन से तालिबान ऐसा बौखलाया कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उसे हवाई फायरिंग तक का सहारा लेना पड़ा। तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसे कितने देशों से मान्यता मिल पाएगी ये कहना मुश्किल है। सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरिम ने अपने बयान में दुनिया से अपील की है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करे। इस बीच खबर है कि तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन के लिए 6 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल हैं। इन देशों की खास बात यह है कि कतर को छोड़कर बाकी के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान सरकार के नए प्रधानमंत्री अखुंद के बारे में 2001 में अमेरिकी डिप्लोमैटिक केबल के हवाले से दिलचस्प जानकारी सामने आई है। दरअसल केबल में अखुंद के बारे में कहा गया कि वो तालिबान के शुरुआती 30 सदस्यों में से एक हैं। बामियान में बुद्ध प्रतिमा के ध्वंस की मंजूरी उसी ने दी थी। अमेरिकी डिप्लोमैटिक केबल में अखुंद को अप्रभावी शख्स के रूप में बताया गया है, जिसका मूड स्विंग करता रहता है और उसके काम का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके साथ काम करना बेहद मुश्किल है। तो सरकार में जिन मंत्रियों का ऐलान हुआ है उसमें सबसे अहम नाम है खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन कई आतंकी हमलों में FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है और उस पर करोड़ों का इनाम है। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है
कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $5 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। हालांकि बाद में इस इनामी राशि को बढ़ाकर $10 मिलियन कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। जी हां, अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी ISI का चहेता है। ये बात छिपी नहीं है कि तालिबान सरकार में हक्कानी को अहम ओहदा दिलाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पूरी फील्डिंग की। ISI चीफ की काबुल में मौजूदगी की एक बड़ी वजह भी अपने चहीते दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरकार में अहम ओहदा दिलाना था और ISI इसमें सफल रही। यही नहीं, सिराजुद्दीन के चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 अन्य सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप साफ हो गई है। तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप मुल्ला बिरादर को बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से भी सामने आ रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान की कमान बिरादर के हाथों में आए, क्योंकि बिरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के साथ में हो जो पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाला आतंकी खेल जारी रखे। आज तक ब्यूरो। तो तालिबान सरकार का आज पहला दिन है और उसका रोड मैप धीरे धीरे सामने आने लगा है। तालिबानी नेता हिबातुल्ला अखुंज़ादा ने बयान जारी करके कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान में शांति, तरक्की और विकास सुनिश्चित करेगी। साथ ही अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन और शरिया सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अखुंज़ादा ने कहा कि इस्लामिक अमीरात से किसी को मुश्किल नहीं होगी और अपने बयान में अखुंज़ादा ने लोगों से अफगानिस्तान ना छोड़ने की अपील की है। और इस बीच तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी का एक बयान सामने आया है। बकी ने कहा कि आज की तारीख में PhD या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। अब देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई PhD, मास्टर डिग्री, यहां तक कि हाई स्कूल की भी डिग्री नहीं है, लेकिन वो इस मकाम तक पहुंच गए। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की करीबी निगाहें हैं। आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद हो रही है। उम्मीद जताई जा रही कि विभिन्न द्विपक्षीय मसलों के साथ अफगानिस्तान पर भी चर्चा की जाएगी। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कितने बजे इस मुलाकात का वक्त रखा गया है और क्या केंद्र बिंदु रहेगा इस अहम मुलाकात का? नेहा, रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 दिन के भारत दौरे पर हैं और आज अजीत डोभाल के साथ उनकी बैठक होने वाली है। 11 बजे के आसपास का वक्त है और निश्चित तौर पर जिस तरह के अफगानिस्तान के हालात हैं उसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बातचीत को लेकर, क्योंकि अब जिस तरह से तालिबान ने वहां पर सरकार बना ली है उसके बाद के जो हाथ हैं वहां पर दोनों के हित
जुड़े हुए हैं, चाहे रूस की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए, सामरिक तौर पर या दूसरे मुद्दों पर। इसीलिए ये भी बताना चाहूंगा कि कई वरिष्ठ अधिकारी भारत दौरे पर थे, तो कोशिश यही की जा रही है कि वहां जिस तरह से तालिबान ने वहां पर सरकार बना ली है, किस तरह से। ठीक है मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करनाल में चल रहे किसानों के आंदोलन की करेंगे। 28 अगस्त किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर किसान कल रात से ही करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कितना कर ले, ये किसान नहीं उठना ना मानना है, खट्टर है का तो फिर आकर तू कर मारे बीच में आकर, मतलब सवाल जवाब तेरे जवाब हम देंगे। बैरिकेडिंग तोड़ते प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों पर पानी के फव्वारे छोड़ते पुलिसकर्मी। धरने पर बैठे किसान। करनाल एक बार फिर किसान आंदोलन की रणभूमि बन गई। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज कराने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान कल मिनी सचिवालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगाकर पूरे प्रदर्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन आप देख सकते हैं सभी किसान भाइयों का अनुरोध है शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी भाइयों से अनुरोध है कृपया करके शांति को बनाए रखें, बैठे प्लीज। करनाल पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से हटने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। कुछ युवा बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। सचिवालय की तरफ बढ़ते किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी के फव्वारे प्रदर्शनकारियों पर छोड़ दिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और किसान अपनी मांगों के लिए सचिवालय गेट पर बैठ गए। भाई या तो वो अपनी हमारी मांग पूरी करेगा, नहीं करेगा तो भैया कितना लंबा टाइम बैठना पड़ जाए, हम बैठने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कल देर शाम से किसानों का धरना जारी है। किसानों के लिए लंगर भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मांगे न मानी गई तो धरना लंबा खिंच सकता है। महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। किसानों के आंदोलन का असर अब हाईवे पर दिखने लगा है। हरियाणा के जींद में किसानों ने करनाल में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जींद रोहतक दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। जींद में पहले से ही कई मुख्य मार्ग जाम हैं, यानी साफ है कि अब किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली बॉर्डर से हरियाणा शिफ्ट हो गया है। मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, करनाल आज तक। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, देखिए बल प्रयोग भी किया गया, उसके बाद भी किसान तितर बितर नहीं हुए। आज स्थिति वहां पर क्या है? नियंत्रण में है या फिर एक बार फिर उसी संख्या में किसान दिखाई देने वाले? देखिए नेहा, कल जो दृश्य देखने को मिली, जो नज़ारे तस्वीर देखने को मिली, उसे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी किसानों की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। इतनी भारी तादाद में जो भीड़ आई और सारी भीड़ सचिवालय मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंची। उसके बाद रात किसान नेताओं ने और किसानों ने सचिवालय के बाहर ही बिताई और आज जिस तरह से उनका मूड और मिजाज नजर आ रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक प्रशासन उनकी मांगे मान नहीं लेता। तो ऐसे में देखना होगा क्या बीच का रास्ता, क्या कोई मध्यस्थता का एक बार फिर से प्रयास प्रशासन करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग
बिल्कुल बगल में है और ऐसे में लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मायने से या यातायात के मायने से ये हमेशा खतरा रहता है कि वो अस्त व्यस्त ना हो। ऐसे में नेताओं का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है। देखना है कि क्या फिर से बातचीत का दौर शुरू होता है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करनाल में इस बेमियादी धरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल लाठीचार्ज किया गया था और आज लाठीचार्ज के विरोध में एक बार फिर से धरना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में दरअसल किसान यहां पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका धरना जारी रहेगा। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी यहां पर किसान मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बोर्ड्स के जरिए कहा जा रहा है कि तितर बितर हो जाएं, इकट्ठा ना हो, वरना बल प्रयोग करना पड़ सकता है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अब देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज एक बार फिर से किसान धरना देने के लिए मौजूद हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं इस धरने में और ये कहा जा रहा है कि ये बेमियादी धरना है, इसकी कोई मियाद नहीं है। कब तक ये चलेगा इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। इसके बावजूद किसान टस से मस नहीं हुए। और दूसरी तस्वीर में ये बेमियादी धरना, जिसके लिए करनाल ही नहीं इसके आसपास के कई इलाकों से किसान इस वक्त मौजूद हैं। कल ये धरना शुरू हुआ था और आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान है। केंद्र में ब्राह्मण और मुसलमान हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के चुनावी दौरे पर यूपी में मौजूद हैं। उनका पहला पड़ाव लखनऊ और अयोध्या रहा है। दोनों जगह ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चलकर यह जताने की कोशिश की कि यूपी में मुसलमानों के मतों पर ओवैसी अपना अधिकार करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। इसी ध्येय, इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में मुसलमानों के नाम पर चुनावी समर शंख फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते ही ओवैसी ने अपना इरादा बता दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्हें हराने की बात की तो बीजेपी की ओर से भी ओवैसी पर करारा वार किया गया। RSS चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत। योगी सरकार में अतीक अहमद की कारगुजारियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल करके ओवैसी ने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया। साथ में ये बताने की कोशिश की कि अकेले योगी ही नहीं, अखिलेश ने भी मुसलमानों के साथ छल किया है कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। अखिलेश पर तो ओवैसी कुछ ज्यादा ही तल्ख दिखे।
मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ओवैसी ने सीधा निशाना साधा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी पर खामोशी अख्तियार कर लेती है। MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप देखो देखो कौन आया के नारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में दस्तक दे चुके हैं। रुदौली विधानसभा सीट अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य सीट है और इस पर समाजवादी पार्टी का सालों से कब्जा रहा है। तो दो बातें इससे उठती हैं, क्या ओवैसी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीट है, तो क्या ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट काटते और अखिलेश यादव से टक्कर लेते नजर आने वाले हैं। ओवैसी का यूपी में 3 दिन का दौरा है। रुदौली पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यूपी में ओवैसी का दल कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी इधर मुसलमानों की बात कर रहे थे, उधर एक दिन पहले ही संघ प्रमुख के एक बयान से हंगामा मचा है। सुनिए पहले वो बयान। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं। विरासत। और अब जाति में जयते की राजनीति में उस बंगले की खबर जो 31 साल तक देश में सरकारें बदलने के दौरान राजनीति का केंद्र रहा। 31 साल बाद भी सियासत का घर ये बना हुआ है। बंगला नंबर 12, जनपथ रोड, दिल्ली। 12 जनपथ दिल्ली का वो बंगला जो 31 साल तक देश में सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन इस बंगले के उत्तराधिकारी रामविलास पासवान रहे। पिछले साल 8 अक्टूबर को निधन के बाद अब यह बंगला खबरों में इस मूर्ति को लेकर आया। पासवान की मूर्ति के साथ बंगले के भीतर रामविलास पासवान की स्मृति में लगे बोर्ड के बाद सवाल उठने लगे। जिस बंगले को खाली करने के लिए बेटे चिराग को नोटिस दिया गया, उसी बंगले में दिवंगत पासवान की मूर्ति लग जाने के पीछे क्या कोई अलग मकसद है? क्या चिराग अपने पिता के बंगले को छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग अपनी मां के इस बंगले में रहते हैं। अब ये बंगला नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ है। 12 जुलाई को चिराग को बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। चिराग ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में ही रहने की इजाजत मांगी थी। इस बीच मूर्ति भी बंगले के भीतर लग गई। सवाल उठा ऐसा क्यों किया गया? तब तक बिहार से आरजेडी ने राजनीति का नया मोड़ दिया इस मांग के साथ कि 12 जनपद को ही अब रामविलास पासवान का स्मारक बना दिया जाए। उन्होंने अंतिम सांस अपनी इस आवास में ली और जहां तक मैं जानता हूं कि दलित सेना का जो गठन 1982 में उन्होंने किया और यहां से ही उन्होंने दलित वंचित शोषित की लड़ाई लड़ी। 40 में 39 सांसद एनडीए का बिहार से जिता कर दिए थे। आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार दलित विरोधी मानसिकता दिखाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके आवास पर बनना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान ने ऑफ कैमरा बातचीत में कहा है 12 जनपद के बंगले में पासवान की मूर्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार है और दूसरा बंगला मिलते ही वो शिफ्ट कर जाएंगे। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनने पर रामविलास पासवान को पहली बार 12 जनपद का बंगला मिला था। उसके बाद देवगौड़ा, वाजपेयी, यूपीए की सरकार और फिर मोदी सरकार तक भले सरकारें बदली या प्रधानमंत्री, लेकिन 1990 से 12 जनपद का बंगला रामविलास पासवान के पास रहा। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पासवान की इस मूर्ति के बाद 12 जनपद फिर सियासत के केंद्र में है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर उत्तरी 24 परगना के जगदल में
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंकने की खबर है। हालांकि देसी बम से हुए इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 6 से 6:30 के बीच ये बम फेंकने की घटना हुई है। जिस वक्त बम फेंका गया उस वक्त सांसद अर्जुन सिंह घर पे नहीं थे, वो दिल्ली में मौजूद है। और अब तक ये पता चला है कि ये हमला किसने किया है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। इसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। प्रेमा राजाराम मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। प्रेमा, और क्या डिटेल्स मिल रही है बम हमले के बारे में? यहाँ पे जो अभी पता चल रहा है कि छानबीन चल रही है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है। यहाँ पे कौन है, कौन जुड़ा है, ये घटना से किन किन लोग जुड़े हैं, ये पता करने की कोशिश में है पुलिस। और इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है वो भी छानबीन कर रही है पुलिस। ये घटना जब घटी थी, सांसद अर्जुन सिंह घर पे नहीं थे, वो दिल्ली में थे। हालांकि वो घर में नहीं थे, लेकिन उनके परिवारवासी घर में थे। कोई जख्मी नहीं हुआ इस घटना में, लेकिन ये बीजेपी सांसद के घर के सामने हुआ। और ये जब घटना घटी उनके घर के सामने सिक्योरिटी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बॉम्बिंग हुई। तो पुलिस अभी छानबीन कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन जुड़ा है। नेहा, प्रेमा, वहां पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद होते हैं क्योंकि ये सांसद का घर है। जाहिर तौर पर उन्होंने देखा होगा किस तरीके से वहां पर हमलावर आए। क्या कुछ जानकारी उनके जरिए मिल पा रही है? अब तक कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिला। अभी कोई सबूत, जैसे कड़ी सबूत उनको नहीं मिला है, लेकिन वो लोगों से पूछताछ करे, उनकी सिक्योरिटी से भी पूछताछ हो रही है। और इसके अलावा गवर्नर जगदीप धनखड़, राज्यपाल ने भी ट्वीट के जरिए ये बताया है कि वहाँ पे फिर से घटना घटी है जगदल में। ये वायलेंस के बारे में उन्होंने कहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है नेहा, इसके पहले भी सांसद के घर के सामने कई बार वहाँ पे बमबाजी भी हुआ है। नेहा, तो जो जानकारी प्रेमा दे रही हैं, दिल्ली में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मौजूद हैं। हालांकि जब ये हमला किया गया उस वक्त जो चश्मदीद हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूरी घटना दरअसल उस कड़ी को जोड़ती है जिसमें लगातार हिंसा की खबरें, बम फेंकने की घटनाएं जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हुए तब से होती आई हैं। इसी को लेकर अब राज्यपाल ने भी चिंता जाहिर की है कि इस पर विराम कब लग सकेगा।